डियर स्टूडेंट, आज हम समझने की कोशिश करेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया की क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है एक बिल को कानून बनाने की प्रक्रिया में। तो बिल मेनली प्रपोज लेजिस्लेशन होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रपोज लेजिस्लेशन एक कानून की शक्ल अख्तियार करती है। तो इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरली पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस का समरी है कि इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल लाया जाता है और उसके बाद पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। दूसरा जो स्टेज है प्राइमरली इसमें अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और तीसरा जो स्टेज है मेनली थर्ड रीडिंग इसको कहा जाता है, जिसमें मेनली पारित किया जाता है इस बिल को और उसमें अमेंडमेंट डिस्कशन फर्दर नहीं होता है। तो मेनली यहाँ पे मेजर ये तीनों मुख्य रूप से अलग अलग स्टेजेस हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस होना होता है उससे संबंधित नोटिस दिया जाता है और ये नोटिस 7 दिन पहले दिया जाता है कि इस हाउस में पर्टिकुलर बिल को लाना है। इसके लिए स्पीकर या चेयरमैन को परमिशन लेना होता है और ऐसी स्थिति में स्पीकर शॉर्टर नोटिस पे भी ये काम कर सकते हैं कि 7 दिन की नोटिस से कम भी कर सकते हैं और बिल को लाया जा सकता है। अब इसके बाद है ये बिल को सर्कुलेट भी किया जाता है अलग अलग मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के उनको, और ये 2 दिन पहले किया जाता है जब ये बिल को इंट्रोड्यूस होना है हाउस में। लेकिन ये भी क्राइटेरिया को वेव ऑफ किया जा सकता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। अब इसमें सबसे पहला जो पड़ाव है वो है फर्स्ट रीडिंग, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में पहला जो स्टेज है वो है फर्स्ट रीडिंग, इसको प्रथम पाठन कहते हैं। और ऑर्डिनरी बिल के समय में हम देखते हैं कि एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये इंट्रोडक्शन किसी मेंबर के द्वारा किया जा सकता है। अगर मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अगर मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए तो हम इसे पब्लिक बिल कहते हैं या गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और इसके लिए जो भी मिनिस्टर या मेंबर है उनको लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस अ बिल की परमिशन लेनी पड़ती है। और ये लीव के बारे में और सारी बातें हैं जो हम आगे देख रहे हैं। कोई इंडिविजुअल जो संसद के सदस्य हैं वो इस पर प्रश्न उठा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कानून बनाने की कोशिश कर रहे जो बिल लाया जा रहा है वो पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह का मुद्दा उठाने के लिए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ऑब्जेक्शन और नोटिस देना पड़ता है 10 बजे तक, जिस दिन में ये बिल इंट्रोड्यूस होना है। और ऐसी स्थिति में स्पीकर जो अपोजिंग जो मेंबर अपोज कर रहा है और जो दूसरा जो मिनिस्टर इंचार्ज जो उस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको मौका मिलता है कि वो ब्रीफ स्टेटमेंट दे। इसके साथ साथ जहाँ पे मुद्दा होता है कि पर्टिकुलर बिल आउटसाइड पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन से है वहाँ पे स्पीकर फुल डिस्कशन के लिए भी अलाउ करता है कि पूरे बिल का फुल डिस्कशन हो और उसके बाद जो मोशन है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल वोट किया जाता है। अगर पारित हो जाता है तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, नहीं तो अगर वो डिफीट हो जाता है वो वोट अगर डिफीट हो जाता है तो बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। अब हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में हम देखते हैं कि अभी जो फार्म बिल जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको राज्यसभा में जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये बिल का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस बिल ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। उसका इसके अलावा और भी सारे बिल हैं जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोडक्शन के दौरान हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो मूवर ऑफ द बिल होता है वो उसका टाइटल पढ़ता है और ऑब्जेक्टिव पढ़ता है और नो डिस्कशन टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जिस बिल की बात कर रहे थे कि फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइसेस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, ये बिल है और यहाँ पे शॉर्ट टाइटल है इस बिल का, इसको रीड करते हैं। और जो एम है इस बिल का कि टू प्रोवाइड नेशनल फ्रेमवर्क on farming agreements that protects and empowers the farmers to engage with agribusiness firms and etc. So these are the things which are read by the minister. Now what happens? Now after this इसके बाद क्या होता है कि बिल इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट होती है गैजेट ऑफ इंडिया,
उसमें पब्लिश की जाती है। लेकिन इस तरह के पब्लिकेशन पहले भी किए जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन के पहले भी किए जा सकते हैं, अगर जो मिनिस्टर इंचार्ज अगर स्पीकर को रिक्वेस्ट करता है और स्पीकर परमिट करती है, तो ऐसी स्थिति में इसको पहले भी पब्लिश किया जा सकता है गैजेट में। और इसमें क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जो पूरा इंट्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, लीव ऑफ द हाउस वो नहीं मांगा जाएगा, और ऐसे केस में सिर्फ इंट्रोड्यूस बिल को करना पड़ेगा। तो लीव ऑफ द हाउस नहीं मांगा जाएगा जब पब्लिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में पहले किया जाता है, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब स्पीकर अलाउ करे। अब एक बार जो पहले हमने पढ़ा कि एक बार बिल इंट्रोड्यूस हो गया, मिनिस्टर या मेंबर ने उसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइटल को पढ़ दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि इसको चेयरमैन राज्यसभा के या स्पीकर लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इन हाउस के, वो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती है तो इसको डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज में भेजा जा सकता है। डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी के बारे में शॉर्टली मैं कहना चाहूँगा कि ये तरह की कमेटी परमानेंट कमेटी होती है जिसको हर एक साल कंस्टिट्यूट किया जाता है, और गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उनसे संबंध और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको अलग अलग कमेटी में डिवाइड कर दिया गया है, और ताकि ये कमेटी जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी है उनके कार्य को देखे, उनमें जो एलोकेशन पैसे का हो रहा है उन सब चीज़ों को देखे। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन के बाद जो DRCs में भेजा जाता है वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसका परसुएसिव वैल्यू होता है, इसमें सजेशंस दिए जाते हैं, उसके बाद DRC जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज है वो अपने रिपोर्ट को देती है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसको हम द्वितीय पाठन कहते हैं और सेकेंड रीडिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है उसको हम देखेंगे। अब क्या है कि इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहली जो बात हो सकती है इस बिल के अंतर्गत कि जनरल डिस्कशन शुरू में होगा, और उसके बाद ये 4 अलग अलग जो रेजोल्यूशन, इनमें से कोई भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अभी जो प्रक्रिया है वो एक हाउस में चल रही है संसद के, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं कि ये 4 चीज़ हो सकता है। सेकेंड फेज में क्या हो सकता है कि ये इस बिल लाया जा रहा है उसको तुरंत कंसिडर किया जाए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, या कोई फिक्स डेट कर दी जाती है कि आगे किसी डेट को कंसिडरेशन स्टेज होगा। उसके बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भी भेजा जा सकता है। सेलेक्ट कमेटी मेनली जिस हाउस में ये बिल आ रहा है उसकी कमेटी होती है। इन सब कमेटी के पीछे कारण है कि समय पार्लियामेंट के पास बहुत नहीं होता है, तो अगर कोई बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट बिल है तो उस पर सेलेक्ट कमेटी बैठेगी और डिस्कस करेगी उसके प्रावधानों को डिटेल में, और यहाँ पे एक्सपर्ट की भी ओपिनियन लेंगी। उसी तरह से जॉइंट कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए होता है, यहाँ पे दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं जॉइंट कमेटी में, ताकि ओपिनियन और लोगों का लिया जाए, और साथ में ऐसी स्थिति हो जहां पे जो प्रावधान में समस्याएं हैं उससे संबंधित चीज़ों को दूर किए जाए। इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन होता है कि इसको सर्कुलेट कर दिया जाए टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन के लिए छोड़ दिया जाए। ये ओपिनियन संभव हो पाता है कि इन सब बिल को राज्यों को भेजा जाता है और राज्य की डिफरेंट एजेंसीज इन बिल पे लोगों की राय लेती है, और इस राय को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है बाद में। तो इनमें से कोई भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है इस स्टेज जहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है उसके बाद। तो ये हाउस पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन, इनमें से कौन सा मोशन को फॉलो करती है। इसके बाद जब हम आते हैं तो अगर ये कमेटी स्टेज में जाता है तो कमेटी जो क्या करेगी, उसको एग्जामिन करेगी, इसके प्रोविजन को अमेंड कर सकती है विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग। जो मेन सिद्धांत है उसको नहीं बदल सकती है, इसको स्क्रूटनाइज करेगी, डिस्कस करेगी, और फिर रिपोर्ट बैक टू हाउस करेगी, हाउस को फिर से रिपोर्ट करेगी ये कमेटी। तो देखिए अगर आप पार्लियामेंट के साइट पे, लोकसभा के साइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये सारे बिल हैं, बिल नंबर है, नेम ऑफ द बिल है, और कमेटी यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था जिन बिल को, जैसे ये सारे चीज़ें इनको सेलेक्ट कमेटी को के पास भेजा गया, उसका डिटेल्स है। जब रेफ़र किया गया था सेलेक्ट कमेटी को तो उसके साथ उनकी रिपोर्ट आती है, तो उसको बताया गया है। जैसे अब रिसेंटली आप देखेंगे कि जो
FRC है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, और जो सिविल राइट बॉडीज़ हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ठीक है, ताकि उस पर और डिस्कशन हो और एक ब्रॉडर बिल बने, बेहतर बिल बने। अब हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब डिफरेंट कमिटीज़ जिस पे अगर भेजा जाता है, उसके बाद जब बिल की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद मोशन टू अडॉप्ट द बिल इनटू कंसिडरेशन इज रेज्ड इन द पार्लियामेंट। और उसके बाद क्या होता है कि बिल को कंसिडर किया जाता है, इसके प्रोविजंस को क्लॉज बाय क्लॉज देखा जाता है और डिस्कशन किया जाता है, और उसको हर एक क्लॉज को वोट सेपरेटली किया जाता है। यहाँ पे मेंबर्स जो है वो अमेंडमेंट्स को भी मूव कर सकते हैं, और आप यहाँ पे स्पीकर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये देखते हैं कि अमेंडमेंट्स जो दिए गए हैं डिफरेंट मेंबर्स के द्वारा, ये अपोजिशन के भी हो सकते हैं, तो क्या इससे सहमति जो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स है वो सहमत है कि नहीं, तभी वो बिल पास होगा। मेजॉरिटी समर्थन करना चाहिए वैसे अमेंडमेंट को, तो वो बिल का पार्ट हो जाएगा। मिनिस्टर भी इस तरह के अमेंडमेंट इस समय कर सकते हैं। DRC से संबंधित जो डिपार्टमेंटलिटी कमिटीज हमने पढ़ा था पहले, उनसे संबंधित भी गवर्नमेंट अगर कोई चाहती है कि कोई रिकमेंडेशन उसको इंक्लूड करना, तो वो भी यहाँ पे लाया जा सकता है और अमेंडमेंट किया जा सकता है बिल में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड रीडिंग, तृतीय पाठन है, वो अब शुरू होता है कि एक बार अमेंडमेंट सारा इंक्लूड हुआ, उसके बाद ये लास्ट फेज है बिल का, जो पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे जो है मेनली जो इशू है वो है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वो मेनली कहते हैं कि बिल को पास किया जाए, और यहाँ पे जो डिबेट मेनली होता है कि बिल को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जनरली अमेंडमेंट इससे सेकेंड रीडिंग में पॉसिबल होता है। अब क्या है कि अगर बिल एक हाउस में मेजॉरिटी मेंबर्स के द्वारा जो भी प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये बिल को पास कर दिया जाता है एक हाउस में, और ये ऑथेंटिकेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं उस हाउस के, और फिर ये दूसरे संसद के दूसरे सदन में, दूसरे हाउस में चला जाता है। फिर वही प्रोसेस वहाँ पे हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर दूसरे हाउस में। वहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट रीडिंग का पार्ट है, जब उनको ये मिल जाता है बिल, उसके बाद द बिल इज फर्स्ट लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल। यहाँ पे वहाँ के टेबल पे ले किया जाता है, उसको फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब ऐसे में हाउस के पास, जो दूसरे हाउस के पास गया, उनके पास अलग अलग 4 अल्टरनेटिव मौजूद होता है कि उस बिल को पास कर दे और इसको फिर जिस सदन से आया था वहाँ पे वापस भेज दे, उसके बाद पास कर दे, या कुछ बदलाव अमेंडमेंट करके रिटर्न कर दे फर्स्ट हाउस को ताकि रिकंसिडर करे उस अमेंडमेंट को। इसको रिजेक्ट भी कर सकती है पूरी तरह से बिल को, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि उस बिल को लेके बैठ जाए और स्टिल उस बिल को पेंडिंग की स्थिति में रख दे। तो ये सारी 4 स्थिति है जो उत्पन्न हो सकती है दूसरे हाउस में। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर सेकेंड हाउस पास कर देता है बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के साथ, या फर्स्ट हाउस उसके अमेंडमेंट को मान लेता है, तो बिल को पारित माना जाता है दोनों हाउस से, और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा दूसरी स्थिति पैदा होती है कि अगर पहला हाउस रिजेक्ट कर देता है कि अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया गया था दूसरे हाउस के द्वारा, या जो बिल में जो भी सारी चीज़ें को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है कि दूसरे हाउस उस बिल को लेकर बैठ गया है और उसको पारित नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है कि एक बिल दूसरे हाउस को बिल देता है और दूसरा हाउस उसको रिसीव जब करता है, उस समय से लेकर 6 महीने हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डेडलॉक की स्थिति होती है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है ऑर्डिनरी बिल के स्थिति में कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है।
जॉइंट सिटिंग दोनों हाउस के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और ऐसी संभावना बहुत कम आती है। अभी तक हमने पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन में ये देखा है कि ये स्थिति अभी तक 4 समय ऐसे आए हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1959, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 और वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008। लेकिन और तीनों स्थिति में हम देखते हैं कि ये बिल पास हो गया, लेकिन यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल में हमने ये पारित होते हुए नहीं देखा। तो ये स्थिति ऐसी पैदा, जो डेडलॉक की स्थिति बहुत कम पैदा होती है और यहाँ पे जो मेजॉरिटी मेंबर्स अगर सपोर्ट करते थे उस बिल को, तो ये पारित हो जाता है जॉइंट सिटिंग में। यहाँ भी जो लिवरेज है, वो जो ज़्यादा प्रभाव है वो लोकसभा का होता है, क्योंकि उनमें मेंबर की संख्या ज़्यादा होती है। कुछ समय के कारण, डिले होने के कारण बिल में कुछ अगर बदलाव लाना है तो ये लाया जा सकता है इस समय। तो जॉइंट सिटिंग से उस तरह के बिल को पारित कर दिया जाता है जिसमें डेडलॉक की स्थिति पैदा होती है दोनों हाउस के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए, और ये पॉसिबल ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। अब इसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब दोनों हाउस ने पारित कर दिया तो अब चाहे वो जॉइंट सिटिंग के द्वारा हो या नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर वो पारित कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। सेक्रेटेरिएट जो हाउस का होता है वो मेनली ये सारा प्रोसेस करता है कि प्रेसिडेंट से किस तरह से सिग्नेचर लिया जाए, वो सारा काम करता है। अब प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारा ऑप्शन होता है कि प्रेसिडेंट उसको स्वीकृति दे सकता है, असेंट दे सकता है, या ही में विथहोल्ड, रोक सकता है उसको असेंट को, और मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, फिर से भेज सकता है कि आप रिकंसिडर कीजिए, फिर से देखिए कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अब अभी के बिल में देखा जाता है जो फार्म बिल जिसपे इतना विरोध हो रहा था, उसमें हम देखते हैं कि 3 जो फार्म बिल जो पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा ये पारित कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो बिल है, जो अब एक्ट की सूरत ले चुकी है, उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। जो आप देख रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक्ट को पब्लिश कर दिया गया। तो इस तरह से कानून की प्रक्रिया जो हम देख रहे थे वो पूर्ण हुई। अब आते हैं कि कुछ ऑर्डिनरी बिल के अलावा कुछ अदर तरह के बिल हैं। मनी बिल की चर्चा आप जानते हैं कि मुख्य रूप से आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है और इसके बारे में हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनी बिल वो बिल प्राइमरली होता है जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये मैटर्स होते हैं मेनली टैक्सेशन के मैटर होते हैं, और इसके साथ साथ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो खर्च एक्सपेंडिचर होना चाहिए उनसे संबंधित होते हैं। तो इन सब बिल में थोड़ी यूनिकनेस है कि इस तरह के जो बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन इंट्रोड्यूस करने से पहले लेना होगा। अगर कोई प्रश्न उठता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वहां पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा का डिसीजन फाइनल होता है। अब इसके बाद है कि क्योंकि ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा को दिया जाता है और सिर्फ 14 दिनों का समय दिया जाता है कि राज्यसभा उसको 14 दिन के समय में जो भी निर्णय लेना है वो ले। ऐसे में अगर अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं तो ये लोकसभा पे डिपेंड करेगा कि वो राज्यसभा द्वारा दिए गए अमेंडमेंट्स को मानती है कि नहीं, और अगर राज्यसभा उस बिल को, मनी बिल को रिटर्न नहीं करती है 14 दिन के अंतर्गत, तो माना जाता है कि ये बिल पास हो गया दोनों हाउस से 14 दिन के बाद, और ऐसी स्थिति में इस बिल को प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह के बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में हम आएंगे आगे, उसमें भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग जो हम पहले पढ़े थे कि दोनों हाउस को बुला के किया जाता है डेडलॉक की स्थिति में, वो यहाँ पे नहीं संभव होता है, ये अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें एक और जो बात है महत्वपूर्ण है कि प्रेसिडेंट कैन इन नॉर्मल केस कैन रिटर्न अ बिल, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो मेनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है, और इस
इसमें जो प्रक्रिया है कि ये बिल, इस तरह के बिल दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब 3 तरह के मुख्य रूप से तरीका है संविधान में कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करते हैं, जिसका कैटेगराइजेशन किया गया कि जो नॉर्मल जनरल बिल होते हैं उसमें अमेंडमेंट करना है, उसके लिए अलग मेजॉरिटी ज़रूरत होती है। जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है उनके लिए अलग प्रावधान है। तो ये सारा डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हम अलग से देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि इंट्रोडक्शन के लिए हमें इस तरह के बिल के किसी भी हाउस में किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे नंबर का सवाल है वहाँ पे जो बिल है कि एक तरह के बिल 3 तरह की कैटेगरीज होती है अमेंडमेंट बिल में। तो जो पहली तरीके का जो जिस तरह का जैसे स्टेट का नाम चेंज करना है, तो वैसे में ये केस में सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। दूसरा तरह के बिल जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की जो मेजॉरिटी का मतलब है कि 50% यहाँ पे जो समर्थन चाहिए उस बिल के लिए 50%, और उसके बाद जो है जितने 50% एक एलिजिबिलिटी, दूसरी एलिजिबिलिटी है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स जो हैं उस बिल को समर्थन करना चाहिए। तो इस तरह के बिल मेनली फंडामेंटल राइट और इन सबसे संबंधित जो है उससे संबंध रखता है। तीसरा जो तरीका है संविधान में वो है स्पेशल मेजॉरिटी, इसको भी कहते हैं, और इसमें लेजिस्लेचर का रोल हो जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कि मेजॉरिटी तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इसमें 1/2 द स्टेट का रेजोल्यूशन टेकअप करेगी और उसको पास करेगी, तभी ये इस तरह के कानून पारित होंगे। ये जो इस तरह में है, जैसे जीएसटी का मामला है जहाँ पे फेडरल इशू इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इस तरह के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लागू होते हैं। अब इसके साथ हम आते हैं कि प्रेसिडेंट एज इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होती है उसमें ही कैन नाइदर विथहोल्ड द एसेंट, मतलब उसको स्वीकृति देना पड़ेगा, नॉर रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं इस तरह के बिल को। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बिल की प्रक्रिया है, ये जो अलग अलग तरह के बिल हैं उनकी प्रक्रिया समाप्त होती है। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये पार्लियामेंट की साइट पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कि ये बिल है, जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल है, जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2020। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कब किया गया, डिबेट पास कब हुआ, डिबेट एक हाउस में लोकसभा में, राज्यसभा, और फाइनली अगर रेफर किया गया किसी कमेटी को तो उसका डिटेल्स होगा, और एसेंट कब दिया गया और गेजेट नोटिफिकेशन में कब ये पब्लिश किया गया, और इसके साथ एक बिल एक्ट बन जाता है। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।